बेल सर, ट्रंप लगातार इस युद्ध के दौरान ईरान के लिए कहते आए हैं, ये बयान देते आए हैं कि पाषाण युग में आपको पहुंचा देंगे। अब इस वार्ता के फेल होने के बाद लग रहा है कि ट्रंप की जो सेना है वो ईरान पर कुछ इस तरह से हमले करेगी कि ईरान जो है वो स्टोन एज के दौर में युग में चला जाए। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वार्ता फेल क्यों हुई, इसका मूल कारण क्या था। उसका मूल कारण था कि जब भी कोई वार्ता होती है इस तरीके की, तो उससे पहले लोअर लेवल पे बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया जाता है, उसके बाद एजेंडा सेट किया जाता है। उस कॉमन ग्राउंड के अंदर ही वार्ता आगे सक्सेसफुल हो सकती है। यानी कि 70 से 80% जो कंटेशियस इश्यूज है वो कॉमन ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो मेजर इश्यूज है उन पे बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो रोल प्ले नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो कॉमन ग्राउंड था वो बिल्ड नहीं हो पाया और एजेंडा जो था वो सेट नहीं हो पाया कि एजेंडा को हम आगे कैसे लेके जाएंगे और दोनों के बीच में समानता कैसे लेके आएंगे। इसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चीज जो हम कह रहे हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम, जो अमेरिका के 3 मेन पॉइंट्स थे कि रेजिम चेंज वो नहीं कर पाए। एनरिच्ड यूरेनियम जो 440 किलोग्राम का जो अमेरिका लेना चाहता है वो नहीं ले पाए। और तीसरा, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी के ऊपर अंकुश लगाना वो नहीं कर पाए युद्ध के द्वारा। अगर वो युद्ध के द्वारा नहीं कर पाए तो युद्ध के बाद एक वार्ता के अंदर कैसे ईरान इसको एक्सेप्ट कर लेगा, उनके लिए ये अनरीजनेबल डिमांड्स है। और साथ में जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो आउटकम था इस युद्ध का, तो वो तो कहीं ना कहीं बंद हो गया और उसको भी खुलवाना कैसे करेंगे जब तक कि कोई वो कुछ देने वाले नहीं है अपनी तरफ से ईरान को। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इससे पहले जब भी बातचीत हुई थी तो ये चीज पे ज्यादातर सहमति बन चुकी थी कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अगर उनको न्यूक्लियर वेपन बनाने होते तो 2021 में भी इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ हफ्ते के अंदर बना सकते थे। उनके पास 440 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% से ऊपर था। अब आगे आने वाले समय में क्या, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का भी इसमें डबल रोल देखा जा रहा है। और नेतन्याहू जो कि एक स्पॉइलर की तरह थे, जो इसको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते थे, पीस को लाने ही नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने अपना पूरा रोल स्पॉइलर का प्ले किया है। अब इसमें आ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से अभी तक सीज फायर तोड़ा नहीं गया है। इसका ये मतलब है कि अभी तक दोनों तरफ से फायरिंग एक दूसरे के ऊपर नहीं हुई है, ना इजराइल की ईरान के ऊपर, ना ईरान की अमेरिका और इजराइल के ऊपर। और ये चीज अगर वो कंटिन्यू रखते हैं आगे पूरे 2 हफ्ते, तो हो सकता है कि ये पहला ऑप्शन हो सकता है, फिर दोबारा से बातचीत हो या कोई ना कोई समानता बनाई जाए। कभी भी एक ही स्टेप में आप पूरे अचीव नहीं कर सकते। कभी भी हाई लेवल मीटिंग पहले नहीं होती है। तो ये अगर ऑपोजिट तरीके से शुरू किया गया है तो उसमें समय लगेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल करें तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को है, क्योंकि अभी भी ट्रंप की रेटिंग 35% से भी गिर के 27% तक आ चुकी है अप्रूवल रेटिंग। रिपब्लिकन पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी और जो फ्यूचर है जेडी वैंस का वो एकदम खत्म हो जाएगा। कोई चांस ही नहीं होगा कि वो दोबारा प्रेसिडेंट बन पाएंगे। दोबारा नहीं, प्रेसिडेंट बन पाएंगे आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो मिड टर्म में तो रिपब्लिकन पार्टी हारेगी। सर, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स है, कुछ यहाँ पर जो सैन्य रणनीति है, तीसरी चीज हो गई कि यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था हो गया, चौथा जो आप बता रहे हैं कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स है जो अमेरिका की है, वो भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस बीच जो शांति वार्ता हो रही थी उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस लगातार जुड़े हुए थे।